नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल सूरज स्टडी बुक में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग जो है फिजिक्स का टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम लोग आज जो वीडियो पढ़ेंगे वो है ध्वनि अर्थात साउंड के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है तरंग अर्थात वेव के बारे में जो है बड़े अच्छे तरीके से पढ़े थे। तो इस वीडियो में हम लोग ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ध्वनि क्या है, ध्वनि तरंगे क्या है। इसके अलावा ध्वनि तरंगों के प्रकार जैसे कि श्रव्य तरंगे और अश्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ध्वनि के गुण जैसे कि हो गया तारत्व, प्रबलता, गुणता हो गया, तीव्रता हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग जो है प्रतिध्वनि क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। ध्वनि से संबंधित जो डॉपलर प्रभाव है उसके बारे में हम लोग जो है इस वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आप लोग इसका PDF चाह रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सूरज स्टडी बुक में जुड़ जाइए, उसमें आप लोगों को इसका जो है PDF मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी और भी वीडियो देखना चाह रहे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, उसमें वो सभी वीडियो मिल जाएगा जो कि हम लोगों ने जो है बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ध्वनि अर्थात साउंड क्या है, ठीक है ना। तो ध्वनि क्या है? तो ध्वनि जो है विक्षोभों और तरंगों के रूप में क्या होता है, श्रोता के कानों में पहुंचती हैं, जिससे कान के पर्दे में स्पंदन होते हैं और हमें ध्वनि का अनुभव होता है। तो याद रखिएगा, ध्वनि जो है श्रोता के अर्थात जो सुनने वाले हैं उसके कानों तक कैसे पहुंचती हैं, तो तरंगों के रूप में पहुंचती हैं, ठीक है ना। तो ध्वनि कौन सी तरंग होती है, तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। पिछले वाली वीडियो में तरंग वाली वीडियो में मैंने बताया था कि अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग क्या है। अनुप्रस्थ तरंग जो है क्या होती है, लंबवत होती है तरंग संचरण की दिशा के, और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, समांतर होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होती है, श्रृंग और गर्त बनती है, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों में जो है क्या होती है, संपीड़न और विलन बनती है। तो वही ध्वनि क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है, जो कि संपीड़न और विलन के रूप में जो है आगे बढ़ती हैं और श्रोता के कानों तक क्या होती हैं, पहुंचती हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जो ध्वनि है वो क्या होती है, तरंगों के रूप में जो है श्रोता के कानों तक पहुंचती हैं। और कौन सी तरंगे, तो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में पहुंचती हैं, संपूर्ण और विलयन बनाते हुए, ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग ध्वनि तरंगे अर्थात साउंड वेव क्या है, ठीक है। तो ध्वनि तरंगे क्या है, यांत्रिक तरंगे हैं, ठीक है ना। तो तरंगे दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंगे और क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ध्वनि जो है यांत्रिक तरंगे हैं, और यांत्रिक तरंगों में कौन सी तरंगे हैं, तो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ठीक है ना। यांत्रिक तरंग और अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए किसी न किसी क्या होती है, भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि जो है भौतिक माध्यम के बिना जो है गमन नहीं कर सकती है। भौतिक माध्यम जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, इसकी आवश्यकता होती है ध्वनि के लिए। तो याद रखिएगा, क्योंकि ये आंतरिक तरंगे हैं और अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, इस कारण इसके लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस, द्रव, गैस तीनों में से कोई भी माध्यम में ध्वनि जो है गमन कर सकती है, लेकिन निर्वात में गमन नहीं कर सकती, ठीक है ना। ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है, क्योंकि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और निर्वात में माध्यम नहीं होता है, इसलिए ध्वनि जो है निर्वात में संचरण नहीं कर सकती। इसलिए जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो चंद्रमा पर क्या होती है, बात नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन आएगा कि अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर बात क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि चंद्रमा पर क्या होता है, माध्यम ही नहीं होता है। इसलिए जो है अंतरिक्ष यात्री जो है चंद्रमा पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें निर्वात होता है, माध्यम ही नहीं होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ध्वनि तरंगों के बारे में यांत्रिक तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, इसलिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। और ध्वनि सबसे ज्यादा ठोस में गमन करती है, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद जो है गैस में गमन करती है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं ध्वनि तरंगों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो ध्वनि तरंगे जो है तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं? अवश्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स, श्रव्य तरंगे, सोनिक वेव, और तीसरा है पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव। तो आगे हम लोग इन तीनों के बारे में विस्तार से जो है पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग अवश्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव। क्या है अवश्रव्य तरंगे? तो जिन तरंगों की आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से कम होती हैं वो जो है अपश्रव्य तरंगे जो है कहलाती हैं, इंफ्रासोनिक वेव कहलाती हैं। कितनी हर्ट्ज से कम होती हैं? तो 20 हर्ट्ज से जो है कम होती हैं वो जो है अवश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में जो है पूछा ही जाता है। या तो आप लोगों के लिए जमाने के रूप में दे देगा, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से जो है कम होती है अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। अब ये जो अवश्रव्य तरंगे है वो कहाँ से निकलती हैं? तो ये जो है भूकंप से उत्पन्न जो तरंगे होती हैं वो अवश्रव्य तरंगे होती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो होती हैं। हाथी या व्हेल जैसे बड़े जानवरों की जो ध्वनि होती है ना, वो भी जो है अवश्रव्य तरंगे होती हैं। तेज तूफान, समुद्री लहरें, इन सभी से जो उत्पन्न तरंगे रहती हैं वो जो है अवश्रव्य तरंगे होती हैं। तो ये उदाहरण याद रखिएगा, ज्यादातर क्वेश्चन जो है
उदाहरण से ही पूछा जाता है, ठीक है ना। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है अवश्रव्य तरंगों का, तो भूकंप पूर्व चेतावनी में, क्योंकि ये क्या होता है, भूकंप से जो आवाज निकलती है वो अवश्रव्य तरंगें होती हैं, 20 हर्ट्ज से जो है कम होती हैं, इसलिए जो है इसका उपयोग भूकंप से पूर्व चेतावनी के लिए किया जाता है। मौसम के अध्ययन में किया जाता है अवश्रव्य तरंगों का उपयोग। जानवरों के संचार में भी इसका उपयोग किया जाता है अवश्रव्य तरंगों का। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति भी जो है 20 हर्ट्ज से कम होती है, और इसका उदाहरण और उपयोग आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में जो है पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अब श्रव्य तरंगे, ठीक है। तो सोनिक वेव क्या है, श्रव्य तरंगे क्या है, जिनकी आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती हैं, इन्हें जो है श्रव्य तरंगे कहती हैं, और ये जो है मनुष्य के कान द्वारा सुना जा सकता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जो ध्वनि जो मनुष्य के कान द्वारा सुनी जाती है उसकी आवृत्ति कितनी रहती है, तो 20 से जो है 20,000 हर्ट्ज के बीच रहती है। तो ये बहुत बार एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है, ठीक है ना, मोस्ट IMP है ये। इसको आप लोग याद रखिएगा कि श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, और इसके मनुष्य के कान द्वारा सुना जा सकता है। तो कौन कौन सी जो तरंगे है वो श्रव्य रहती है, तो साधारण जो मनुष्य बात करती हैं वो श्रव्य तरंगे रहती हैं। घंटी, ताली, ढोल की ध्वनि जो है ये जो है श्रव्य तरंगे रहती हैं। बांसुरी, विभिन्न जो वाद्य यंत्रों से जो तरंगे निकलती है ना, ध्वनि तरंगे, वो सभी क्या है, जो है श्रव्य तरंगे होती हैं, और इसकी आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच रहती है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। श्रव्य तरंगे क्या है, सोनिक वेव क्या है, मनुष्य के कान जिसे सुन सकते हैं, जिसकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, ये जो है श्रव्य तरंगे कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं पराश्रव्य तरंगे अर्थात अल्ट्रासोनिक वेव क्या है। तो एग्जाम में जो है पराश्रव्य तरंगों से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से जो है याद रखिएगा, ठीक है। तो वे तरंगे जिनकी आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, तो वो क्या है, पराश्रव्य तरंगे है, ठीक है ना, याद रखिएगा। 20,000 से अधिक हो जाती है तो वो क्या है, पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव कहलाती हैं। इन्हें मनुष्य के कान नहीं सुन सकता है ना, याद रखिएगा, इन्हें जो है क्या है, मनुष्य का कान जो है नहीं सुन सकता, क्योंकि आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाती है, और मनुष्य के कान जो है 20 से जो है 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति को जो है सुन सकती है। अब इन्हें जो है कौन सुन सकता है, तो बंदर सुन सकता है, डॉल्फिन सुन सकता है, मछली हो गया, चमगादड़ हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ते, ये सभी जो है पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, उदाहरण को इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। बंदर, डॉल्फिन, मछली, चमगादड़, बिल्ली, कुत्ते, इन सभी को दे दिया जाएगा, और एक जो है अलग से दे दिया जाएगा, मनुष्य दे दिया जाएगा। तो मनुष्य जो है पराश्रव्य तरंगों को जो है सुन नहीं सकता, जबकि बंदर, डॉल्फिन, मछली, चमगादड़, बिल्ली, कुत्ते, ये सभी जो है पराश्रव्य तरंगों को जो है सुन सकते हैं, ठीक है ना। कुत्ते जो है लगभग 50,000 हर्ट्ज की जो आवृत्ति है उसको सुन सकते हैं, याद रखिएगा, कुत्ते जो है 50,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को सुन सकते हैं, जबकि चमगादड़ जो है 1,00,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को जो है सुन सकते हैं ना। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में जो है पूछा जाता है। अब देखिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किस में किया जाता है, तो सोनार प्रणाली में जो है इनका उपयोग किया जाता है, समुद्री गहराई मापने में, और जल के अंदर डूबी हुई पनडुब्बी का पता लगाने में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है पराश्रव्य तरंगों का। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि जो सोनार प्रणाली है ना, उसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो पराश्रव्य तरंगे अर्थात अल्ट्रासोनिक वेव का जो है उपयोग किया जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा जो है सोनोग्राफी में भी इसका उपयोग किया जाता है, संकेत भेजने में भी इसका उपयोग जो है किया जाता है पराश्रव्य तरंगों का। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है सोनार प्रणाली में इसका उपयोग जो है किया जाता है, ये बहुत बार एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ध्वनि के जो है गुण देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड के देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ध्वनि के 4 गुण होते हैं, कौन कौन से हैं वो गुण, प्रबलता अर्थात लाउडनेस हो गया, तारत्व अर्थात पिच हो गया, तीव्रता अर्थात इंटेंसिटी हो गया, और गुणता अर्थात टिम्bre हो गया। तो ये 4 जो है ध्वनि के जो है गुण है। आगे हम लोग इन चारों को जो है विस्तार से जो है पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रबलता अर्थात लाउडनेस, ठीक। तो प्रबलता क्या है, प्रबलता ध्वनि का वह गुण है जिसे पता चलता है कि ध्वनि कितनी तेज व धीमी सुनाई देती है। तो याद रखिएगा, प्रबलता के कारण ही ध्वनि जो है तेज व धीमी सुनाई देती है ना। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ध्वनि तेज एवं धीमी किसके कारण सुनाई देता है, तो प्रबलता अर्थात लाउडनेस के कारण जो है सुनाई देते हैं। और ये किस पर निर्भर करता है, प्रबलता तो आयाम अर्थात एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आयाम क्या है, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें पता चल जाएगा आपको आयाम क्या है, तरंगदैर्घ्य क्या है, आवृत्ति क्या है। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने इन सभी के बारे में विस्तार से जो है बताया था, ठीक है ना। तो आयाम जो है प्रबलता जो है किस पर निर्भर करता है, आयाम अर्थात एम्पलीट्यूड पर जो है निर्भर करता है। और आयाम जितना अधिक होगा प्रबलता उतनी ही अधिक होगी, अर्थात ध्वनि उतनी ही तेज सुनाई देगी, और आयाम जितना कम होगा ध्वनि उतनी ही कम सुनाई देगी, अर्थात प्रबलता उतनी ही कम होगी, ठीक है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, प्रबलता जिसके कारण ध्वनि तेज एवं धीमी सुनाई देती है,
ये आयाम पर निर्भर करती हैं। आयाम जितना अधिक प्रबलता उतना ही अधिक, आयाम जितना कम प्रबलता उतना ही कम। और ध्वनि की प्रबलता को किससे मापा जाता है या किससे व्यक्त करते हैं, तो डेसिबल से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको अभी आप लोग याद रखिएगा कि प्रबलता अर्थात लाउडनेस को किससे व्यक्त करते हैं, तो डेसिबल से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग तारत्व देख लेते हैं कि तारत्व क्या है। तो तारत्व क्या है, ध्वनि का वह गुण है जिसके कारण ध्वनि हमें पतली या मोटी सुनाई देती है, पतली या भारी सुनाई देती है। तो यही जो है क्या है, तारत्व है। तो तेज व धीमी किसके कारण सुनाई देती है, प्रबलता के कारण। और पतली और मोटी किसके कारण सुनाई देती है, तो तारत्व के कारण सुनाई देती है। और तारत्व किस पर निर्भर करती है, तो आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। और जबकि प्रबलता जो है आयाम पर निर्भर करता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तारत्व आवृत्ति पर अर्थात फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, जबकि प्रबलता आयाम पर निर्भर करता है। और जितनी आवृत्ति जितनी अधिक होगी, तारत्व उतना ही अधिक अर्थात उतनी ही तीखी आवाज होगी, उतनी ही पतली होगी, ठीक है ना। और आवृत्ति जितना ही कम होगा, तारत्व उतना ही कम होगा अर्थात भारी आवाज होगा। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब तारत्व का संबंध आवृत्ति से आयाम से नहीं है, तो ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि तारत्व का संबंध किससे है, आयाम से या आवृत्ति से, तो आवृत्ति से है ना। और आयाम से किसका संबंध रहता है, तो प्रबलता का रहता है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्या कि जो बच्चे और जो स्त्रियां हैं ना, उनकी आवाज सामान्यतः उच्च तारत्व की होती हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसलिए उनकी आवाज जो है दूर तक सुनाई देती है और पतली होती है, ठीक है ना। तो बच्चे और स्त्रियों की आवाज सामान्यतः कैसी रहती है, तो उच्च तारत्व की रहती है। और पुरुषों की आवाज क्या रहती है, निम्न तारत्व की रहती है। इसलिए जो है पुरुषों की आवाज जो है मोटी रहती है, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अब गूढ़ता अर्थात टिम्रे क्या है। तो जैसे कि क्या होती हैं, एक ही तारत्व और एक ही प्रबलता की जो ध्वनि होती हैं, तो उसको कैसे पहचानेंगे, तो ये जो है गूढ़ता के कारण पहचानते हैं ना। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि जैसे कि अब बांसुरी, पियानो या वायलिन है, अब इन तीनों की जो है क्या है, तारत्व अर्थात आवाज एक ही तारत्व के हैं, अर्थात इनकी जैसे कि मान लेते हैं आवाज जो है मोटी है, तीनों की आवाज, और एक ही प्रबलता की है अर्थात तेजी सुनाई देती है। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सी बांसुरी की आवाज है, कौन सी पियानो की आवाज है, कौन सी वायलिन की आवाज है। तो इसे जो है किससे पहचाना जाता है, तो गूढ़ता के द्वारा पहचाना जाता है कि कौन सी कितनी गूढ़ता की है। तो इसी से जो है पता चलता है अलग अलग जो वाद्य यंत्रों की आवाज है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अलग अलग वाद्य यंत्रों से उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है उसको किस कारण से पहचाना जा सकता है, तो गूढ़ता के कारण जो है पहचाना जा सकता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं तीव्रता अर्थात इंटेंसिटी। तो क्या है, तीव्रता एक भौतिक राशि है जो तरंगों द्वारा ऊर्जा की स्थानांतरण की दर को व्यक्त करती है, ठीक है ना। तो तीव्रता किसको व्यक्त करती है, ऊर्जा की स्थानांतरण की दर को व्यक्त करता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए ध्वनि की तीव्रता उसके आयाम के क्या होती है, समानुपाती होती है ना। याद रखिएगा, आयाम जितना ही अधिक होगा ध्वनि की तीव्रता भी उतनी ही अधिक होगी अर्थात तेज होगी। और जो है ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो स्रोत और ध्वनि के जो श्रोता हैं और जो स्रोत हैं उनके बीच की जो दूरी है ना, उसके जो है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात दूरी जितनी अधिक होगी तीव्रता उतनी ही कम होगी, और दूरी जितनी कम होगी तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि जो तीव्रता है वो आयाम के समानुपाती होती है तथा दूरी के जो है व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। और ये जो है हम लोग देख लेते हैं, ये जो है एग्जाम में जो है पूछा ही जाता है कि ध्वनि स्रोत और तीव्रता कौन किसके द्वारा कितनी जो है तीव्रता जो है उत्पन्न होती है। तो देखिए साधारण बातचीत में जो है कितनी डेसिबल की जो तीव्रता रहती है, तो 30 से 40 डेसिबल रहती है ना। और तेज बातचीत में 50 से 60 डेसिबल की तीव्रता रहती है। और शोर होता है तो शोर में जो है 80 डेसिबल से भी अधिक रहता है। तो ये मनुष्य के कान के लिए हानिकारक होती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। शोर में 80 डेसिबल से अधिक रहती है तीव्रता, ठीक है ना। पेड़ पत्तों की सरसराहट में 10 से 20 डेसिबल रहती है। सायरन जैसे पुलिस हो गया, एम्बुलेंस हो गया, इसके सायरन में जो है 110 से 120 डेसिबल की जो है तीव्रता होती है। और जेट विमान में जो है 140 से जो है 150 डेसिबल की जो है तीव्रता होती है। सबसे ज्यादा इसी में रहता है जेट विमान में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि सबसे ज्यादा जो है ध्वनि की तीव्रता किसमें रहती है, तो जेट विमान में रहता है। 140 से लगभग 150 डेसिबल के मध्य रहता है, ठीक है ना। औद्योगिक यंत्र कारखानों में 110 से 120 डेसिबल के मध्य की तीव्रता होती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये चार्ट, ठीक है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO के द्वारा जो है मनुष्य के लिए सबसे उपयुक्त जो ध्वनि की तीव्रता कितनी है, तो 45 डेसिबल है। इसको आप लोग याद रखिएगा, WHO के अनुसार 45 डेसिबल है, ठीक है ना। अब 75 डेसिबल से जो अधिक तीव्रता रहती है ना, वो मनुष्य के स्वास्थ्य पर जो है नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसलिए 80 डेसिबल से अधिक को क्या कहा जाता है, तो शोर कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए आगे हम लोग ध्वनि की जो है तरंग की जो है चाल देख लेते हैं, ध्वनि तरंग की जो है चाल देख लेते हैं, ठीक है ना। तो तरंग द्वारा एकांक समय में जो चली गई दूरी रहती है ना, उसे तरंग की क्या कहते हैं, तो चाल कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड द्वारा, मीटर प्रति मतलब इसका मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, तरंग की चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और इसे v से जो है प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। माना जो 30 सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी जो है l तरंग दैर्ध्य है, तब तरंग की चाल बराबर l/t अर्थात तरंग दैर्ध्य बराबर सेकंड होता है। तो ये एग्जाम में जो है क्वेश्चन आता है, तरंग की चाल बराबर क्या होता है, तो तरंग दैर्ध्य बटे सेकंड, इसलिए इसका मात्रक क्या होता है, तरंग दैर्ध्य का मात्रक मीटर होता है और सेकंड का सेकंड, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मीटर प्रति सेकंड जो है तरंग की चाल का जो है मात्रक होता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, तरंग की जो चाल है वो किस माध्यम पर सबसे अधिक और किस माध्यम पर सबसे कम होता है, तो ठोस में सबसे ज्यादा अधिक होता है, द्रव में, फिर उसके बाद गैस में। तो सबसे कम गैस में होता है और सबसे ज्यादा ठोस में और बीच में रहता है द्रव, ठीक है ना। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल देख लेते हैं। तो ध्वनि की चाल जो है किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो ताप पर देख लेते हैं। तो देखिए ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल जो है क्या होती है, बढ़ जाती है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। जैसे ताप बढ़ जाती है तो ध्वनि की चाल भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि ताप बढ़ने से क्या होती है, और वो की जो औसत जो गति है वो भी बढ़ जाती है। इस कारण जो है ध्वनि की चाल भी जो है बढ़ जाती है ताप बढ़ने पर, इसलिए ताप पर निर्भर करती है। अब दाब पर जो है क्या होती है, तो दाब पर ध्वनि की चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, दाब पर कोई, दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब अधिक रहे कम रहे, प्रेशर अधिक रहे कम रहे, ध्वनि की चाल इससे कोई प्रभावित नहीं होता है। आर्द्रता, आर्द्रता का भी प्रभाव पड़ता है ध्वनि की चाल पर। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ताप में भी ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, आर्द्रता में भी ध्वनि की चाल जो है बढ़ जाती है। इसलिए जो नम वायु का घनत्व जो है शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, ठीक है ना। अब देख लीजिए क्या होता है, अधिक नमी वाले स्थान में जो है चाल जो है अधिक रहता है, अर्थात जैसे बरसात में देखें तो आवाज जो है दूर तक सुनाई देती है, क्योंकि आर्द्रता अधिक होती है, और आर्द्रता अधिक होने पर क्या होती है, ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। इसलिए बरसात में जो है ध्वनि जो है अधिक दूर तक सुनाई देती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और फंसाया जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग जो है ध्वनि की जो है आर्द्रता हो गया। अब हम लोग देखते हैं आवृत्ति पर। तो ध्वनि की चाल जो है आवृत्ति पर निर्भर नहीं करते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा अच्छे से, ध्वनि की चाल जो है आवृत्ति पर निर्भर जो है नहीं करती है। इसलिए एक ही माध्यम में जो है आवृत्ति जो है अलग अलग रहती है, ठीक है ना। तो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है ध्वनि की चाल, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। अब चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं मैक संख्या क्या है, ठीक है। तो मैक संख्या जो है क्या है, किसी माध्यम में वस्तु की चाल, कोई भी माध्यम रहे, चाहे वो ठोस रहे, चाहे वो द्रव रहे, चाहे वो गैस रहे, तो किसी माध्यम में वस्तु की चाल और उसी माध्यम में जो है ध्वनि की चाल के जो अनुपात है उसी को क्या कहते हैं, तो मैक संख्या कहा जाता है। तो मैक संख्या बराबर क्या होता है, किसी माध्यम में वस्तु की चाल और उसी माध्यम में जो ध्वनि की चाल है ना उसके अनुपात को जो है मैक संख्या कहा जाता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए मैक संख्या यदि 1 से कम है तो वस्तु की चाल जो है ध्वनि की चाल से क्या होगी, कम होगी ना, इसको आप लोग याद रखिएगा। और एक मैक संख्या यदि 1 के बराबर है तो वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल जो है बराबर रहती है, और मैक संख्या यदि 1 से बड़ा है तो वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से जो है अधिक होगी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, मैक संख्या क्या है, किसी माध्यम में वस्तु की चाल और उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को जो है मैक संख्या कहा जाता है। तो ये जो है पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग प्रतिध्वनि इको के बारे में। तो प्रतिध्वनि नाम से स्पष्ट है, प्रतिध्वनि मतलब परिवर्तित होकर वापस आना, ठीक है। तो किसी परावर्तक सतह से टकराकर ध्वनि का पुनः सुनाई देना, यही जो है क्या है, प्रतिध्वनि है। तो याद रखिएगा प्रतिध्वनि क्या है, परावर्तक सतह से टकराकर ध्वनि का पुनः सुनाई देना, ये जो है ध्वनि का प्रतिध्वनि है। तो यदि परावर्तक जो पृष्ठ है वो श्रोता के समीप है ना, तो प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देती है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यदि परावर्तक सतह जो है श्रोता के समीप है तो ध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देती है। क्यों, क्योंकि यदि जो परावर्तक सतह है वो श्रोता के पास है तब क्या होगी, मूल ध्वनि और जो प्रतिध्वनि है दोनों जो है एक साथ सुनाई देगी। इस कारण जो है ध्वनि स्पष्ट जो है सुनाई नहीं देगी, दोनों जो है मिक्स हो जाएगी, ठीक है ना। यदि पास है तब दोनों मिक्स हो जाएगी, इसलिए जो है प्रतिध्वनि जो है स्पष्ट सुनाई नहीं देती है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और यदि परावर्तक तल हमारे कानों से जो परावर्तक तल का हमारे कानों से जो है दूरी अधिक है तब जो है ध्वनि जो है स्पष्ट सुनाई देती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। और आगे हम लोग देख लेते हैं कि प्रतिध्वनि के लिए जो है और क्या क्या आवश्यक दशाएं हैं। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए जो क्षेत्र
क्षेत्रफल का अधिक होना चाहिए। यदि क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देगा, इसलिए प्रतिध्वनि के लिए जो है क्षेत्रफल का अधिक होना आवश्यक है और आवृत्ति भी उच्च होनी चाहिए ना, ध्वनि की आवृत्ति भी उच्च होनी चाहिए और क्षेत्रफल भी अधिक होना चाहिए। और परावर्तक तल जो है ध्वनि स्रोत से कम जो है कितनी दूरी पर होना चाहिए, 17 मीटर की दूरी पर होना चाहिए या फिर 16.6 मीटर। ये जो है एनसीईआरटी में दिया है 16.6 मीटर, और ऐसे जो है जब एग्जाम में पूछा जाता है तो 17 मीटर ही दिया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि प्रतिध्वनि के लिए जो है न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 17 मीटर जो है होनी चाहिए, 16.6 मीटर, ठीक है ना। और जो है प्रतिध्वनि जो है श्रोता के कानों में जो है कितनी देर तक जो है सुनाई देती है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, 1/10 सेकंड तक जो है श्रोता के कानों तक जो है उनकी जो प्रतिध्वनि है वो रहती है। ये भी एग्जाम में जो है पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रतिध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है, तो प्रतिध्वनि का उपयोग जो है वायुयान की जो है ऊंचाई ज्ञात करने में किया जाता है, समुद्र की गहराई मापने में भी प्रतिध्वनि का उपयोग किया जाता है, सुदूर स्थित जो है पहाड़ी की जो है दूरी ज्ञात करने में भी जो है क्या होती है, प्रतिध्वनि का जो है उपयोग जो है किया जाता है। तो इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अब अनुरणन अर्थात रिवर्बरेशन जो है क्या है। तो अनुरणन क्या है, देखिए क्या होता है, ध्वनि जैसी कोई कमरा है, अब कमरे में जो है कोई आवाज़ आ रही है, तो आवाज़ निकल रही है, तो क्या होती है वो बार बार परिवर्तन के कारण जो है फिर से सुनाई देती हैं, अर्थात जो यदि ध्वनि का बंद हो जाए फिर भी वो आवाज़ जो है सुनाई देती ही रहती है। तो यही जो है अनुरणन है। वो अनुरणन वह घटना है जिसमें ध्वनि के बार बार परिवर्तन के कारण मूल ध्वनि बंद हो जाने के बाद भी ध्वनि कुछ समय तक सुनाई देती है। जैसे कि सिनेमा घरों में क्या होता है, अब एक बार आवाज़ जो है निकल गया, उसके बाद वो आवाज़ जो है बार बार जो है परिवर्तित होकर सुनाई देती रहती है। इस वही जो है क्या है, अनुरणन अर्थात रिवर्बरेशन है, बार बार सुनाई देना, आवाज बंद होने के बाद भी ध्वनि का जो है सुनाई देना, ये जो है क्या है, रिवर्बरेशन अर्थात अनुरणन है, ठीक है ना। इसलिए जो है सिनेमा घरों की दीवारों में प्लास्टर पेरिस या और भी जो है चीजें लगाई जाती है कि ध्वनि बार बार जो है परिवर्तित होकर सुनाई ना दे, ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, अनुरणन क्या है, ध्वनि का परिवर्तित होकर बार बार सुनाई देना ही अनुरणन अर्थात रिवर्बरेशन है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब लास्ट देखते हैं हम लोग ध्वनि का जो है डॉपलर प्रभाव क्या है। तो जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के मध्य जो है गति हो रही हो, तब श्रोता द्वारा सुनी गई जो ध्वनि की जो आभासी ध्वनि है, अर्थात जो हम लोग सुन रहे हैं, जो सुनते हैं वो जो आभासी आवृत्ति होती है और जो स्रोत से जो वास्तविक आवृत्ति निकलती है, तो उसमें जो है अंतर पाया जाता है। तो इसी जो अंतर है ना आवृत्ति में जो ये परिवर्तन होता है, इसी घटना को ध्वनि का डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। डॉपलर प्रभाव क्या है, किसी स्रोत से निकलने वाली ध्वनि की जो वास्तविक आवृत्ति है और जो सुनने वाली जो ध्वनि की जो आभासी आवृत्ति है ना, उसमें जो है अंतर होता है, उसमें जो है परिवर्तन होता है। यही जो है ध्वनि का जो है डॉपलर प्रभाव है। तो इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो उपयोग के रूप में आया जाता है कि डॉपलर प्रभाव का उपयोग किसमें किया जाता है। तो किसमें किया जाता है डॉपलर प्रभाव का उपयोग, तो वायु में उड़ते हुए वायुयान के वेग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा किया जाता है। समुद्र के भीतर गतिमान जो पनडुब्बी रहता है ना, उनकी जो गति और स्थिति का निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जो है डॉपलर प्रभाव के द्वारा किया जाता है। तथा तारों तथा आकाशगंगाओं की गति का जो अनुमान भी किसके द्वारा पता किया जाता है, तो ध्वनि के जो है डॉपलर प्रभाव के द्वारा ही किया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा इन सभी को, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।